से सुनना चाहते हैं कि आप एक इंटरव्यू करने गए पत्रकार के नाते मुंबई के एक फिल्म मेकर का, उन्होंने 2 पराठे खिलाए और आप मुंबई चले गए, थोड़ा बताइए अच्छे से। जी जी। एक एक बहुत ही मेरे आदरणीय डायरेक्टर हुए हैं लेख टंडन साहब। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, जो पुराने फिल्मों के शौकीन लोग हैं उन्होंने नाम सुने होंगे। जैसे प्रोफेसर एक पिक्चर आई थी शम्मी कपूर की, लाल छड़ी मैदान खड़ी, आपने गाना सुना होगा। या झुक गया आसमान, राजेंद्र कुमार साहब की पिक्चर आई थी। उन्होंने अच्छी पिक्चरें बनाई। तो वो शूट करने के लिए चंडीगढ़ आए हुए थे। उन दिनों में एक अखबार के साथ पत्रकार था, और पत्रकारिता करते हुए मुझे ये असाइनमेंट मिला था कि वो शहर में आए हुए हैं तो मैं उनका इंटरव्यू लेने जाऊं। मुझे नहीं पता था कि उनको जो बॉम्बे से जिस लेखक के साथ, राइटर के साथ उनका ताल्लुक है, वो उनको थोड़ी ट्रबल दे रहा है, उनको पसंद नहीं आ रहा उसका लिखा, या शायद लेट पहुंच रहा है स्क्रिप्ट। तो उन्होंने किसी को बोल रखा था कि यार कोई नया राइटर हो तो मुझे बताना, कहानी तो मेरे दिमाग में है, मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर दूंगा तो कुछ बात बन जाए। यहाँ 100-200 लोगों का यूनिट बैठा हुआ है बिना काम के होटल में। तो मैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए गया। तो मैं बात कर रहा था उनसे उनके रूम में। इतनी देर में वो लैंडलाइन फ़ोन जो रूम में होता है वो बजा। उन्होंने फ़ोन उठाया, हेलो। आगे से उनको कुछ बात हुई। अच्छा, मिल गया राइटर? हाँ, क्या नाम बताया? ओ अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ये लड़के का नाम भी कुछ वैसा सही है। उन्होंने कहा तुम्हारा क्या नाम है बेटा? मैंने कहा जी इरशाद। अच्छा, उसका आगे क्या नाम है, पूरा नाम क्या है? ओ अच्छा, तुम्हारा पूरा नाम क्या है बेटा? मैंने कहा जी इरशाद कामिल। वो कहते अरे वो तो मेरे सामने ही बैठा हुआ है। रख दिया फ़ोन। तो वो इंटरव्यू देते देते मुझे ले गए अपने साथ गाड़ी में। अच्छा, कहते चलते चलते बात करते हैं। चलने लगे, गाड़ी में चल रहे थे हम। मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है अगर किसी को इस तरह के पर्सनल जोन में जाके इंटरव्यू मिल जाए। आप तो बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे इस बात को कि उस पर्सनल जोन में आपकी बातचीत हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। अब हम बातचीत कर रहे थे पर्सनल जोन में उनके साथ, और लोकेशन आ गई तकरीबन 20 मिनट बाद। वो उतरे और वो पूरी कहानी मुझे इस 20 मिनट में बता रहे थे कि ऐसा होता है, एक लड़की होती है, एक लड़का होता है, जो भी होता है उसमें। और उतरे तो उन्होंने कहा अच्छा तुम नाश्ता कर लो। ये मैं बड़ा खुश हो गया कि यार मैं अकेला ही रहता था उस टाइम पे, अकेला ही था, तो नाश्ता वाश्ता। और मैंने भी 2 पराठे रख लिए अपनी प्लेट में जो सबको मिल रहे थे। तो उन्होंने कहा अच्छा अभी जो मैंने तुम्हें कहानी सुनाई है ना, इसका स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखो बैठ के। आधे घंटे के अंदर मैं सेट लगा रहा हूँ, लाइटिंग कर रहा हूँ और शूट करना है। आप यकीन मानिए मुझे समझ में नहीं आया कि ये जो 2 पराठे मैंने प्लेट में डाल लिए हैं ये रखूं या खाऊं या क्या करूं इनका। तो ऐसे मेरा सिलसिला शुरू हो गया, और उनके साथ मैंने तकरीबन 22 दिन वहाँ पे शूट किया। क्योंकि मैं प्रिंट मीडिया में था तो शाम को 5 बजे ऑफिस जाया करता था, पूरा घूम घाम के, जैसा कि होता ही है। और सुबह से लेके तकरीबन 9 बजे से 4 बजे तक उनका काम किया करता था। और 22वें दिन उन्होंने मुझे बॉम्बे का टिकट दे दिया। मैंने कहा मैं बॉम्बे कहाँ जा रहूँगा? तो उन्होंने कहा कि कुछ ज़्यादा नहीं रहने की बात है, सिर्फ 15 दिन का शूट है, तुम चलो और वो ये शूट पूरा करवा दो और फिर तुम वापस आ जाना। तो मैं गया, और मैं फिर तकरीबन 9-10 महीने वापस ही नहीं आ पाया। अच्छा, आपके परिवार से किसी ने ये भी कह दिया था कि आनंद बख्शी बना देंगे क्या? हाँ, ये तो होता ही है ना। हमारे मध्यवर्गीय परिवारों की एक बड़ी खासियत होती है, उनको आपकी आला शख्सियत को कम आंकने का हुनर आता है। ये बड़ी कमाल की खासियत होती है। आप बहुत अच्छा गाते होंगे, आपका बड़ा भाई कहेगा अरे ये कोई गाना होता है क्या? आप बहुत अच्छा ओरेट करते होंगे, बोलते होंगे, क्या बकवास करता रहता। आप बहुत अच्छा लिखते होंगे, यार बेकार में क्यों स्टेशनरी खराब कर रहा है तू। तो जब मैंने कहा कि मैंने बॉम्बे जाके गाने लिखने हैं तो मुझे भी कहा गया अरे ऐसे थोड़े ना कोई आनंद बख्शी बन जाता है यार। और सच पूछें
मैं आनंद बख्शी या साहिर लुधियानवी या शैलेंद्र बनने के लिए बॉम्बे गया भी नहीं था, मुझे इरशाद कामिल ही रहना था। आपने हज़ारों पत्रकारों को ख्वाब दे दिया है कि जब आप अपने पेशे से ऊब जाएं तो आगे बढ़ जाएं। हमारे कई पत्रकार दोस्त कहते हैं चलो कुछ किया जाए, इरशाद की तरह जिया जाए। सो ऐसे बिल्कुल। पत्रकार बंधुओं को जो अपने पेशे में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या सलाह देंगे आप? नहीं, बिल्कुल, ये तो वो खुद ही सलाह खुद को दे रहे हैं, खुद ही सलाह। उड़ान, जी, उड़ान, मोह, वो आसानी छोड़नी है, वो मुश्किल पकड़नी है, मुश्किल को आसान कर लेना है, इतनी सी जिंदगी है। अच्छा, एआई वर्सेस लेखक की क्रिएटिविटी, आज के दौर में एआई की बहुत बात हो रही है। जी, आप क्या मानते हैं कि जो लेखक की सोच है वो ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि जो एआई है वो नहीं लिख सकता जो पहले, वही लिख सकता है जो पहले लिखा गया हो। तो क्या मानते हैं इरशाद साहब? मुझे ऐसा लगता है कि एआई ना बहुत सारी चीज़ों में अ, हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। आपने खुद ही कहा कि एआई आपको वो बताता है जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको वो नहीं बताता जो आप लिख सकते हैं। आपको पता नहीं है, अगर एआई होता आज के ज़माने में, आइंस्टाइन भी होता, तो आइंस्टाइन ने जो डिस्कवर कर लिया, क्या एआई कर पाता? नहीं कर पाता ना। तो यकीन मानिए शायर भी किसी साइंटिस्ट से कम नहीं होता। इरशाद साहब, आप अक्सर कहते हैं कि संगीत संगत में बनता है, तो क्या बाकी गीतकारों की इतनी अच्छी संगत नहीं है? नहीं, ये मैं कभी उनकी संगत में बैठा नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं है। जी, मुझे ऐसा लगता है संगीत संगत में उनकी भी अच्छी संगत होगी। मेरा संगत में बैठने का मतलब ये है, जो आजकल डिजिटल चीज़ें आ गई हैं कि आप अपने अपने घर में बैठ के गाना लिख सकते हैं, कोई सिंगर अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड कर सकता है, म्यूज़िक डायरेक्टर अपनी स्टूडियो में उसकी धुन बना सकता है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल अच्छी बात हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कोविड के दौरान या आजकल भी जूम मीटिंग्स की होंगी, यकीनन की होंगी। तो आपको जूम मीटिंग में और एक जगह पे बैठ के बात करने में कुछ फर्क तो महसूस होता होगा, कुछ तो लगता होगा कि यार इस मीटिंग में कम से कम आंखें तो पढ़ी जा सकती हैं, इस मीटिंग में कम से कम हम वाईफाई के मोहताज तो नहीं हैं, इस मीटिंग में लफ्ज एक एक्सप्रेशन के साथ तो आ रहे हैं, इस मीटिंग में बात करता करता इंसान फ्रीज तो नहीं हो गया है। और एआई कुन फायाकुन और सैयारा जैसे शब्द नहीं दे सकता। ये बिल्कुल आपने नहीं, अभी मैंने क्योंकि लिख दिए हैं, अब दे सकता है, अब दे सकता है। और आप ये भी कहते हैं कि रील्स के इस दौर में डायरेक्टर जो है मांग करते हैं कि गानों की गहराई क्या कम हो रही है, और डायरेक्टर्स की ये डिमांड है कि रील्स के हिसाब से लिखा जाए कि जिसकी रील बहुत वायरल हो जाए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये बात मैंने कही ज़रूर है, पर ये बात मैंने कोई उस तरह से ऐसा मत इसको लीजिए कि मैं ये देखिए, एक ज़माना आया था जब गिटार पे धुन सुनी जाती थी, कंपनियां गिटार पे धुन सुनती थी। क्यों सुनती थी? ताकि आप उसको रिंगटोन बना सको। एक ज़माना था जब रिंगटोन इस तरह से होती थी, गानों की धुन गिटार पे बजती थी। अभी अगर गाना रील में आ रहा है तो मतलब वो पॉपुलर हो रहा है, और ये एक अच्छी बात है। गाना 1 मिनट के अंदर अंदर या 40-45 सेकंड के अंदर अंदर जो बात कहना चाहता है, वो बात अगर आप तक पहुंच रही है तो उसके लिए एक राइटर को कह लीजिए या एक कंपोजर को कह लीजिए, इवन सिंगर को एक अलग मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो मेहनत हो भी रही है, और ये अगर कहा जा रहा है कि हमें रील चाहिए भी, तो रील चाहिए भी, मुझे भी चाहिए यार। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे गाने की भी 1000-2000 मिलियन रील्स बन जाएं। तो ये एक बहुत समय की डिमांड के हिसाब से बात है।
आपके हिसाब से इश्क क्या है? एक भावना है, संघर्ष है, या एक अनुभव है? और एक आपकी बड़ी मशहूर रचना है, वो लड़की ना जाने कहाँ होगी। तो मेरी खुद की भी पर्सनली बड़ी फेवरेट है। तो कौन? सुना वो दो। लड़की? वो लड़की कहाँ होगी। वो लड़की आपकी फेवरेट है? जो जब आप सुनाते हो तो उसको नाम याद कर बताओ। लो। नाम बता दें? सर मलेरकोटला के करीब की है। अच्छा। खैर जी, हाँ, इश्क मेरे लिए, जो आपने कहा उनमें से कुछ नहीं है। इश्क मेरे लिए मेहनत है। इश्क एक बहुत ही नाजुक घर में रखा हुआ पौधा है। आपको पता होना चाहिए उस घरेलू पौधे को कब धूप चाहिए, कब पानी चाहिए, कब हवा चाहिए, कब उसको खिड़की से बाहर रखना है, कब उसको खिड़की के बाहर से उठा के अपने ड्राइंग रूम में रख लेना है। इश्क एक सही मिकदार में हवा, धूप और पानी मांगता है।